कभी कभी जिंदगी कुछ इस तरीके का मोड़ लेती है जो हमारी समझ के बाहर की बात होती है। आज की कहानी भी एक प्रियांक नाम के लड़के के बारे में है जो यहाँ पर दिल्ली शहर में रहा करता था। अपने गांव से, उसका गांव बेसिकली मध्य प्रदेश में था। अपने गांव से दिल्ली शिफ्ट हुए उसको 20 साल का वक्त हो चुका था। उम्र इस वक्त पर थी उसकी कुछ 25-26 के आसपास, मतलब कि जब वो अपने गांव से निकला तो महज वो 6 साल का था। 6 साल की उम्र से लेकर के 26 साल की उम्र तक उसको लगभग हर रोज एक डरावना सपना आता और उस डरावने सपने को देख करके वो कांप करके उठ जाता। कभी कभी स्लीप पैरालिसिस और कभी कभी जब वो सोता तो भरी सर्दी के अंदर भी उसका जिस्म पूरा का पूरा पसीने से भीग जाता। किसी को कुछ समझ नहीं आता था कि प्रियांक के साथ क्या दिक्कत है। बहुत से पंडित, बहुत से यहाँ पे टोने टोटके सब कुछ करके देख लिया, प्रियांक की हालत में कोई सुधार नहीं आया। हाँ, ये भी ज़रूर था कि उसके साथ कुछ बुरा नहीं होता था या फिर उसके ऊपर कोई शक्ति हावी नहीं थी, लेकिन बार बार आखिर इन सपनों का रहस्य था क्या, ये प्रियांक की समझ के बाहर की बात थी। लेकिन एक दिन जिंदगी एक ऐसा मोड़ लेती है कि प्रियांक वापस मध्य प्रदेश में अपने उसी गांव में चला जाता है और उधर जाने के बाद में उसके सामने पूरी की पूरी सच्चाई या फिर पूरी की पूरी कहानी वैसे ही रिपीट होनी शुरू हो जाती है जैसे 5 साल की उम्र में होनी शुरू हुई थी। तो क्या थी बेसिकली पूरी कहानी, डिटेल में आपको बता देता हूँ। साल है 2021 का और ये महीना जो चल रहा था, ये महीना चल रहा था अगस्त का। प्रियांक ने अपने फादर को एक बार बात करते हुए सुना मध्य प्रदेश के बारे में और उसने बस इतना कहा, पापा मुझे याद है 5-6 साल की मेरी उम्र रही थी, हम लोग वहाँ से वापस आ गए थे। आपने कभी मुझे बताया नहीं कि आखिर रीज़न क्या था। आप मुझे वापस वहाँ पर लेकर चलो। प्रियांक के फादर बहुत बार इधर नानुकुर करते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने सोचा कि 20 साल का वक्त बीत चुका है, अब अगर उधर हम चले भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। पूरा परिवार, माता पिता और प्रियांक अपना बैग पैक करते हैं और सोचते हैं कि कुछ दिन हम लोग मध्य प्रदेश में बिता के आएंगे। वो लोग अपने पुश्तैनी घर में चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर के जो प्रियांक के फादर थे वो काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए थे। वो आस पड़ोस के लोगों से कुछ पूछ रहे थे, लेकिन इसके बारे में प्रियांक को कुछ पता नहीं था। उसने अपने फादर से पूछा, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? उन्होंने कहा, बेटा तुम्हें कुछ याद तो नहीं है ना? उसने कहा, क्या पापा, क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, मुझे तो कुछ याद नहीं। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, तुम बस इधर रहो और ज़्यादा सवाल जवाब मत करना। प्रियांक को बस बचपन की एक बात याद थी कि उसके घर के सामने भी एक घर हुआ करता था जो अब उसे दिखाई नहीं दे रहा था। जड़ से वो घर कहाँ ख़त्म हो गया नहीं पता। अपने फादर से पूछे तो वो कहते, बेटा मैंने कहा था ना, ज़्यादा सवाल जवाब नहीं। आस पड़ोस के लोगों से पूछे तो वो भी इसके बारे में कुछ बताने को तैयार नहीं। प्रियांक को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये रहस्य है क्या। उसने कभी भी ये बात नहीं सोची थी कि उसके सपनों में जो दर्दनाक तस्वीरें उसको दिखाई देती थी एक घर की, वो उसके सामने सच होने वाली थी। आज की ही रात की बात थी। करीबन करीब रात के 2-2:30 बजे के आसपास प्रियांक जो था वो सोता नहीं था रात में इतनी जल्दी। 2-2:30 बजे के आसपास वो अपने लैपटॉप पे बैठ के काम कर रहा था और उसका रूटीन यही रहता था कि वो रात में ही काम करता था। अचानक से उसे ऐसा महसूस होता है कि घर के बाहर एक बहुत तेज़ बिजली कड़की है और जब वो बाहर देखता है तो बाहर ना तो बादल थे और ना बारिश का नामो निशान। उसको लगता है शायद ये मेरे मन का वहम है कि इतने में दोबारा से ऐसी बिजली कड़कती है और उसके बाद तिबारा। प्रियांक सोचता है, चलो छोड़ो जो भी बात है, मुझे इस पे ध्यान देना नहीं चाहिए। उसके कमरे की खिड़की बंद थी और इतने में उसको महसूस होता है कि कोई उसकी खिड़की के ऊपर दस्तक दे रहा है। दिखाई कोई नहीं दे रहा, लेकिन हाँ, वो आहट उसको साफ महसूस हो रही थी। प्रियांक एकदम से गर्दन घुमा के जब देखता है तो वहाँ पर दूर दूर तक इंसानों का नामो निशान तक नहीं था, लेकिन वो आहट अभी भी वैसी की वैसी ही बनी हुई थी। उसको लगता है कि शायद यहाँ पे कोई चोर उचक्के आ गए होंगे और वो सोचता है कि मैं अपने फादर को यहाँ पे जा कर के जगाऊँ। वो अपने फादर के कमरे में जाता है तो वो बिल्कुल सुकून से सो रहे थे। कमाल की बात तो ये थी कि जो बिजली कड़की थी ना, उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि उसका घर तो क्या, उसके आसपास के जितने भी घर थे वहाँ से भी लोग निकल के बाहर आ जाएं, लेकिन किसी को भी इसका कोई अंदाज़ा था नहीं। प्रियांक को लगा शायद उसको नींद आ रही है और काम का ज़्यादा प्रेशर है, उसको सो जाना चाहिए और इन बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। वो वापस जाता है, अपने लैपटॉप पे थोड़ा काम करने का डिसाइड करता है कि दोबारा से
उसकी खिड़की के ऊपर वही दस्तक। इस वक्त पर प्रियांक समझ चुका था कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। वो अभी बस इसी चीज़ को सोचने में लगा था कि आखिर इस चीज़ से वो निकले कैसे, कि इतने में उसको दिखाई देता है कि एक हाथ उसकी खिड़की के ऊपर मौजूद है। यानी कि पहली बार जो दस्तक हुई थी तब तो कोई हाथ नहीं था, इस बार एक हाथ उसको साफ दिखाई दे रहा था, और वो हाथ जो था किसी औरत का था, और वो लगातार खिड़की को ऐसे बजाई जा रही थी। प्रियांक एक हाथ में डंडा लेकर के उस खिड़की को जब खोलता है तो देखता है वहाँ पे कोई औरत नहीं है, और वो हाथ भी वहाँ से जा चुका है। वो एकदम से अपने कमरे की खिड़की को बंद करता है और अपने फादर को उठाने के बारे में सोचता है, लेकिन वो यही सोचता है कि अगर मैंने उनको उठाया तो वो उसको कल यहाँ से मध्य प्रदेश से दूर लेके चले जाएंगे। आखिर क्या रीज़न था ये उसको किसी ने बताया नहीं, लेकिन फिर भी वो बस यही सोचता है कि कोई बात नहीं, 2-4 दिन और उसके बाद तो हमें वापस जाना ही है। अगला दिन जब शुरू होता है तो पूरा दिन बिल्कुल नॉर्मल बीतता है। घर वालों से वो पूछता है एक बार को इनडायरेक्टली कि आपको कल कोई बिजली कड़कने की आवाज़ आई थी? वो कह रहे, बेटा बिजली कड़कने की आवाज़ इस वक्त पे इस मौसम में, आसमान बिल्कुल साफ़ है, और वेदर फोरकास्ट वगैरह तो तुम जानते ही, तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम्हें तो पता ही है वेदर फोरकास्ट में क्या लिखा हुआ आ रहा था। बारिश का तो दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। तुम्हें कहाँ से बारिश की आहट महसूस हुई? उसने कहा, नहीं मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, आपको कुछ मालूम नहीं? उन्होंने कहा, नहीं हमें कुछ नहीं मालूम। पूरे दिन भर उसके घर के अंदर कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि जो इधर मूर्तियाँ हो वो टूटनी शुरू हो गई हो या घर में किसी के साथ कोई हादसा हो, नहीं। लेकिन रात होने के साथ में ही प्रियांक के साथ में वही सब कुछ होने लगा जो उसके साथ पिछली रात में हुआ था। लेकिन इस बार एक कदम ये मामला और आगे बढ़ गया था। आज भी उसे ऐसा ही लग रहा था कि कोई उसकी खिड़की के ऊपर दस्तक दे रहा है, और जितनी बार भी वो खिड़की खोले तो कोई उसको दिखाई ना दे। लेकिन रात के करीबन करीब 3:17 पर, एग्जैक्ट टाइम याद था उसको, 3:17 पे वो देखता है कि एक लेडी बिल्कुल चुपचाप एक टक उसको खिड़की के बाहर से घूरे जा रही है। प्रियांक सोचता है इसको मैंने कहीं देखा है, लेकिन कहाँ, ये उसको याद नहीं था। वो खिड़की खोलता है और कहता है, जी बताइए आप कौन हैं और मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? वो कहती है, बेटा मुझे पहचाना नहीं, मैं नितिन की मम्मी हूँ। वो कहता है, नितिन? कौन नितिन? मैं तो किसी को नहीं जानता। बेटा तुम्हें याद नहीं है, आज से करीबन करीब 20 साल पहले तुम्हारे घर के सामने हमारा घर हुआ करता था, और तुम हमारे घर में खेलने आते थे। याद कैसे रहेगा तुमको? तुम उस वक्त पे काफ़ी छोटे थे, लेकिन हाँ, तुम अचानक से ही चले गए। क्यों चले गए तुम? क्या तुम्हें कभी नितिन की याद नहीं आई? उसने कहा, मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन हाँ, वो घर जिसका आप जिक्र कर रही हैं वो मेरे जहन में कहीं ना कहीं जिंदा है। पूरी रात भर उसने उस औरत से बात करी, और अगले दिन वो अपने पेरेंट्स से जाकर के पूछने लगा कि मम्मी, ये नितिन कौन था और वो सामने वाले घर का राज क्या था? उसने जैसे ये बात बोली, उसकी मम्मी की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने कहा, तुझे नितिन के बारे में किसने बताया? और ये सामने वाला घर जो था, इसका जिक्र तू कैसे कर रहा है? हमने तेको मना किया था ना, उस घर के बारे में कोई जिक्र नहीं करना। लगातार प्रियांक बस यही बात बोल रहा कि आखिर दिक्कत क्या है, आप लोग मुझे सच सच सब कुछ क्यों नहीं बता रहे? वो बस यही कह रहे थे कि हम तुझे सब कुछ नहीं बता सकते, और अगर तू सच जानना चाहता है तो तुझे वापस दिल्ली हमारे साथ चलना होगा। हम मध्य प्रदेश में रहते हुए तुझे सब कुछ सच नहीं बता सकते। ये हम लोगों ने कसम ली थी आज से 20 साल पहले, और हम उस कसम को नहीं तोड़ेंगे। कुछ भी प्रियांक के पल्ले नहीं पड़ रहा था। उसने कहा, ठीक है, मैं 4-5 दिन और यहाँ पे रहूँगा, और उसके बाद मैं आपके साथ वापस दिल्ली चल पड़ूंगा। एक रात और बीती होगी। कमाल की बात यह है कि इस रात का प्रियांक को आज तक भी कुछ याद नहीं कि उस रात में उसके साथ क्या हुआ। लेकिन अगली रात को जब वो किसी से बात कर रहा था तो एक्सीडेंटली प्रियांक के फादर ने देखा कि वो किसी औरत से यहाँ पे बात कर रहा है, और वो औरत जो है वो उसको एक घर के अंदर लेकर के जा रही है। और कमाल की बात तो ये है कि वो घर जो था वो प्रियांक के घर के बिल्कुल सामने था। जिस घर का आज तक कोई अस्तित्व नहीं था, वो घर रातों रात वहाँ पे खड़ा हुआ था, और इसी के साथ साथ उस घर के अंदर आग लगी हुई थी। प्रियांक चुपचाप उस औरत का हाथ पकड़ के
उसके साथ में उस घर के अंदर जा रहा था कि इतने में प्रियांक के फादर पीछे से 3 बार उसका नाम चिल्लाते हैं, लेकिन वो पीछे मुड़ के नहीं देखता। वो उस घर के अंदर चला जाता है। वो पूरे के पूरे मोहल्ले को इकट्ठा करते हैं और सब लोग आकर के किसी तरीके से प्रियांक को वापस लेके आते हैं। उसका एक हाथ लगभग पूरा जल चुका था। इतने में कोई एक शख्स था जिसके पास में एक ताबीज़ था। वो ताबीज़ जब उन्होंने उसके सर पे रखा तो प्रियांक को इधर अंदाज़ा हुआ कि वो कितनी बड़ी भूल करने जा चुका था। अब ये चीज़ आपको काफ़ी बनावटी लग रही होगी कि अभी तक घर नहीं था, अब आ गया, अब वापस गायब हो गया। लेकिन कहते हैं ना, जिसके साथ में पैरानॉर्मल एनकाउंटर हुआ है सिर्फ वही उस सच्चाई को जानता है कि उसने क्या एक्सपीरियंस किया है। प्रियांक एकदम से एक सदमे से बाहर आया और पूछने पर उसने बताया कि एक औरत थी जो अपने आप को नितिन की माँ कहा करती थी और वो मुझे अपने साथ में यहाँ पे लेकर जा रही थी। मुझे तो अंदाज़ा तक नहीं था कि मैं इस घर के अंदर जा रहा हूँ। ये सारी बातें जब गांव वालों के सामने आई तो उन्होंने प्रियांक को पूरी सच्चाई बताई। दरअसल आज से 20 साल पहले नितिन और प्रियांक बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे और ये लोग एक दूसरे के घर में खेला भी करते थे। नितिन के फादर नहीं थे, सिर्फ उनकी मदर ही थी और वो उनकी देखरेख यहाँ पे किया करती थी। एक रात की बात है, प्रियांक उसके घर में खेल रहा था। न जाने कैसे वहाँ पर सिलेंडर ब्लास्ट हुआ जिसके चलते पूरे के पूरे घर में आग लग गई। वो पूरा का पूरा घर यहाँ पे जलना शुरू हो गया। किसी तरीके से प्रियांक को वहाँ से बचाया गया और लोगों ने एक चीज़ देखी कि नितिन तो उस घर के अंदर जल के राख हो गया और वो जो औरत थी ना, वो जलते हुए मदद मांगते हुए प्रियांक के उसी घर की उसी खिड़की के ऊपर दस्तक दे रही थी और जब तक लोग उसको बचा पाते वो औरत पूरी तरह से जल चुकी थी। शायद उसी की आत्मा यहाँ पे भटक रही थी जो प्रियांक को अपने साथ वापस लेने आई थी। वो बदला वगैरह नहीं चाहती थी। प्रियांक ने कहा, तो फिर मुझे 20 साल तक इधर से दूर क्यों रखा गया? उन्होंने कहा, दरअसल वो घर जो था, उस घर में से हमें रात में हमेशा किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती और कभी कभी एक बच्चा हमें खेलता हुआ नजर आता और लोग ये कहते थे कि जब भी हम उस घर के आसपास से गुजरते थे तो अचानक से हमारी तबीयत खराब हो जाती या फिर लोग अचानक से ही उस घर के अंदर जाना शुरू हो जाते और जब वो अंदर जाते तो उनको ऐसा महसूस होता कि उनका शरीर यहाँ पे जल रहा है, जैसे किसी ने उनके शरीर को जलती भट्टी के अंदर डाल दिया हो। इन्हीं सब चीज़ों के चलते उस घर को यहाँ पे तुड़वा दिया गया, उस मिट्टी को यहाँ पे शापित घोषित किया गया और उसके बाद में काफ़ी सारी पूजा पाठ करने के बाद में पंडित जी ने ये बात बोली कि यहाँ पे जो भी प्रकोप था वो जा चुका है। लेकिन इसी के साथ में पंडित जी ने एक बात और बोली थी कि वो जो औरत थी ना, वो प्रियांक से बहुत ज़्यादा अटैच्ड थी। वो उसको अपने बेटे की तरह ही मानती थी। इसी के चलते तुम्हें यहाँ से जाने की हिदायत दी गई थी, क्योंकि 5-6 साल की महज छोटी सी उम्र में तुम्हें उसके डरावने सपने आते थे और हमने कई बार ये चीज़ देखी थी कि रात में तुम चलते हुए उसी घर की उसी मिट्टी के ऊपर जा कर के बैठ जाया करते थे। कई बार तो गांव के कुछ लोगों ने ये चीज़ भी देखी कि तुम अचानक से ही उस मिट्टी को खोदना शुरू कर दिया करते थे। क्यों, ये किसी को नहीं पता। उसके नीचे कुछ नहीं गड़ा। लेकिन फिर आखिरी में पंडित जी ने बस यही बात बोली कि अगर तुम्हारा परिवार तुम्हारा भला चाहता है तो तुम लोगों को यहाँ से जाना होगा और कभी भी वापस मध्य प्रदेश लौट के नहीं आना है। अगर तुम वापस आए तो शायद वो श्राप दोबारा से टूट जाए। इसी के चलते तुम्हारा परिवार यहाँ से चला गया। 20 साल तक उसका परिवार वापस नहीं आया था, लेकिन वो सपने कभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ते थे। लेकिन आज जब वो वापस आया तो वो सारा का सारा सिनेरियो उसके सामने वापस ऐसा ही रिपीट होना शुरू हो गया। प्रियांक की फैमिली ने आव देखा ना ताव, उसी दिन उन लोगों ने अपना बैग पैक किया और वो लोग वापस दिल्ली चले गए, इस उम्मीद में कि शायद अब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी गलती थी। दिल्ली आने के बाद में प्रियांक की हालत दोबारा से बिगड़नी शुरू हो गई। वो रात में अपने छत पर यहाँ पे किसी से बात करते हुए मिलता, कभी कभी बहुत ज़्यादा चिल्लाता, कभी कभी बहुत ज़्यादा रोता, कभी कभी अपने आप को चोट पहुँचाता। ये सारी चीज़ें उसके परिवार वालों ने उसके साथ होते हुए देखी थी। किसी ने उनको हिदायत दी कि राजस्थान में आप जाइए, वहाँ पे एक मंदिर है और वहाँ पे जा कर के शायद इसके ऊपर का जो भी प्रकोप है वो जा सकता है। वहाँ पर वो लोग गए तो मालूम चला कि उस औरत की जो आत्मा है वो इसके साथ जुड़ चुकी है और वो इसको वापस लेकर के जाना चाहती है। वहाँ पर उसका कुछ इलाज चला, कुछ 3 से 4 दिन तक, और 3-4 दिन के बाद में उसके ऊपर का जो भी प्रकोप था वो कम्प्लीटली उसके ऊपर से उतर गया। उसके बाद से लेकर के आज तक कभी भी प्रियांक को उस औरत का कोई सपना नहीं आया। सपने में उसको कभी औरत दिखाई नहीं देती थी,
लेकिन वो घबराहट से उठ जाया करता था। और आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि उसको बहुत ज़्यादा पसीने भी आ जाया करते थे। वो बचपन में ये बात बोलता था कि उसको ऐसा महसूस होता है कि कोई उसको जलाने की कोशिश कर रहा है। तो शायद उन सपनों के ज़रिए ही वो औरत उस एहसास को प्रियांक को जताना चाहती थी जो उसके साथ में यहाँ पे हुआ था। इन सब इंसिडेंट्स के बाद में उसके साथ कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन हाँ, आज 2021 से 2024 आने को है, लेकिन प्रियांक की हिम्मत नहीं है कि वो वापस मध्य प्रदेश की ओर अपना रुख कर ले। तो यही थी पूरी की पूरी स्टोरी। आप मुझे बताइए आपको स्टोरी कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी। इसी के साथ में अगर आपके पास में भी कोई ऐसा ही हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी पर। जीमेल आईडी ऊपर दिखाई दे रही होगी आपको और इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मौजूद है। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में से जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप कंफर्टेबल हों वहाँ पर जा करके अपनी स्टोरी मेरे साथ साझा कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही। अब जल्द मिलता हूँ एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।